Good morning, student. So, again we continue our chapter number 4, that is Animal Kingdom. Today we discuss the question answer of this chapter. Okay. So, our first question is what? What are the difficulties that you would face in classification of animals if common fundamental features are not taken into account? तो आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों का जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है, वो इतना बड़ा है और उसमें इतने डाइवर्स फॉर्म ऑफ एनिमल्स हैं। अगर उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा तो कैसे उनके बारे में पता किया जाएगा, उनके हैबिटेट के बारे में या फिर कोई भी चीज़ों के बारे में। इसलिए क्लासिफिकेशन करना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब ये क्लासिफिकेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, तो क्या बता रहे, इफ़ वी कंसीडर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स then each organism will be placed in a separate group and the entire objective of classification would not be achieved. क्या बता रहा है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं, कोई भी एनिमल के एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं, तो अब हम उनको क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट ग्रुप में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है ना। सेपरेट सेपरेट ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे तो जो मेन एक ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो हमको नहीं मिल पाएगा। ओके। अब सबका ही अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देंगे तो कैसे ही पता चलेगा। अभी तक जो क्लासिफिकेशन हुआ है, तो जैसे कि अभी आपने देखा, सबसे पहले तो एनिमल किंगडम, ये भी एक तरह से क्लासिफिकेशन है। एक प्लांट किंगडम को किया गया और एक में एनिमल किंगडम को रखा गया। अब एनिमल किंगडम में आपके आ गए कौन कौन, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। अब इनवर्टिब्रेट्स में सारे लोअर क्लास ऑफ एनिमल आ गए, अलग अलग फाइलम के। इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है ना। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते भी हैं और कुछ जो है नहीं भी मिलते हैं, बट जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब में देखा गया, दैट्स वाई उनको उस मतलब फाइलम में रख दिया गया। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, हमको सेपरेशन करने में ईजी हुआ। ओके। Then classification of animal is important in comparing different organisms and judging their individual evolutionary significance. If only a single characteristic is considered, then this objective would not be achieved. इसलिए क्या बता रहा है कि अगर हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे तो हम जो क्लासिफिकेशन का एक मेन गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि क्लासिफिकेशन करने का मेन मकसद क्या है कि हर एनिमल्स को उनके एक अलग अलग ग्रुप में रखा जाए, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखा जाए। क्योंकि अगर हमको उन सब लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तभी तो हम उनको वैसा हैबिटेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसा फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी उनके मतलब जो भी उनका रहने का एटमॉस्फेयर होगा वो सब चीज़ें उनको हम दे सकते हैं जब हमको उसको क्लासिफिकेशन करेंगे तब। ओके। दैट्स वाई क्लासिफिकेशन का जो मेन एम है वो है उनको एक सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड करना। ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, if you are given a specimen, what are the steps that you would to follow to classify it? अगर आपको कोई स्पेसिमेन दिया गया है तो आपको कौन कौन से आप मतलब स्टेप्स फॉलो करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्पेसिमेन क्या होता है, आप सभी लोगों ने बायो लैब में देखा होगा कि एक जार के अंदर क्या रखा रहता है, कुछ केमिकल रखा रहता है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स को रख दिया जाता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आपका स्पेसिमेन कहलाता है। ओके। तो अब ये स्पेसिमेन में हम क्या क्या देखेंगे, जो भी क्लासिफिकेशन करने के जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं हमको एनिमल के उसको देखेंगे। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि उस एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल का है कि टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन। अब सेलुलर लेवल का होगा तो ऑब्वियसली वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता होगा, पोरीफेरा को, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पोरीफेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल होगा तो सिलेंट्रेट्स, नीडेरियंस, उसको वो फाइलम होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम उसको क्लासीफाई करेंगे। देन बॉडी कैविटी, हम देखेंगे कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं। तो बॉडी कैविटी को और क्या कहा जाता है, बॉडी कैविटी को हम सीलम भी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अलग से बॉडी कैविटी बताया है और सीलम भी बताया है। ओके। तो देखो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं ये देखते हैं। देन सिमेट्री देखेंगे कि कौन से सिमेट्री में इनको कट किया जा सकता है, रेडियल या बायलैटरल। ओके। देन उसके सीलम का डेवलपमेंट देखेंगे कि कौन सा एनिमल एसिलोमेट है, कौन सूडोसिलोम है, कौन ट्रूसिलोम है। ओके।
अब जो जो ट्रू सीलम है उनके भी टाइप होते हैं, एंट्रोसीलम और स्कीजोसीलम। तो इस तरीके के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन को क्लासिफाई करके उसको एक पर्टिकुलर चीज़ में रखा जाएगा। ओके, और देखो वो जो स्पेसिमेन होता है जो वो केमिकल में होता है, वो कौन सा केमिकल होता है, वो होता है फॉर्मेलिन, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड और डिस्टिल वाटर का मिक्स करके बनाया जाता है। ओके, then your next question is, how useful is the study of the nature of body cavity and coelom in the classification of animal? ये जो बॉडी कैविटी है उसकी स्टडी और सीलोम की स्टडी क्लासिफिकेशन में कैसे हेल्प करी, कैसे यूज़फुल है? तो कैसे यूज़फुल है, सबसे पहले सीलोम क्या होता है? सीलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, स्पेस है, किसके बीच में? बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में। ठीक है, अब इसके प्रेजेंस और एब्सेंस से क्या होता है, बॉडी कैविटी जो है वो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? क्लासिफिकेशन में, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में। नाउ एनिमल्स दैट पोजेस अ फ्लूइड कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर नोन एज सिलोमेट्स। जिनमें ये सिलोम प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिलोमेट्स कहते हैं। अब दूसरी तरफ बॉडी कैविटी की बात हो रही है, तो ऑन द अदर हैंड द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स। जिनमें बॉडी कैविटी जो है वो किससे लाइन नहीं रहती है? मेसोडर्म से लाइन नहीं रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सूडोसिलम कहते हैं। सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स होता है। चैप्टर पढ़ाने के समय भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। ओके, ये एक तरह से आपका रिविजन चल रहा है। Then in such animals mesoderm is scattered in between ectoderm and endoderm। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जिसमें आपको दिखा रहा है कि सूडोसिलोम में किस तरह से मेसोडर्म जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है ना। सिलोम वाले स्टेज में आप देखो कितने अच्छे से एक मतलब अच्छी तरीके से क्या है, अरेंज फॉर्म में है ना। और उसके अलावा एक क्या होता है आपका, ए सिलोमेट होता है, जिनमें सिलोम ही प्रेजेंट नहीं होता है। आपको दिख रहा है जो थर्ड स्ट्रक्चर उसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है, बस एक सर्कुलर कैविटी है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं सिलोम या बॉडी कैविटी के बेसिस पे। ओके, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रा यानी क्या होगा? अंदर, एक्स्ट्रा यानी बाहर। ठीक है, और इंट्रा सेलुलर कह रहा है मतलब सेल्स के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर कह रहा है मतलब सेल्स के बाहर। ओके, तो इंट्रा सेलुलर में क्या होगा? फूड का डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर में फूड का डाइजेशन जो है वो कहाँ होगा? एलिमेंट्री कैनाल के कैविटी में होगा। ओके, देन सेकेंड इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इनटू द फूड वैक्यूल। जिसमें डाइजेशन जो है वो सेल्स के अंदर हो रहा है, तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सिक्रीट करेगा? जो साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल के आसपास के जितने भी साइटोप्लाज्म है वो क्या सिक्रीट करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे। ओके, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो किसके थ्रू सिक्रीट किया जाएगा? कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं किसमें? एलिमेंट्री कैनाल के कैविटी में, वहाँ से क्या किया जाएगा? एंजाइम सिक्रीट किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि डाइजेशन के लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने ह्यूमन में ही पढ़ा था, पेप्टाइडेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को, तो कुछ लिपिड को, लाइपेज लिपिड को, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, तभी तो डाइजेशन होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। ओके, तो दैट्स वाई एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में एंजाइम कौन रिलीज करेगा? जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, दैट्स वाई सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेंगे? एंजाइम सिक्रीट करेंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, अब ये तो सेल के बाहर हो रहा है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल में जो कैविटी है वहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो होंगे। ठीक है, देन द थर्ड डिफरेंस इज सॉरी, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स आर डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ पे डिफ्यूज कर दिया जाएगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होगा? जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ पे डिफ्यूज किया जाएगा? इंटेस्टाइनल वॉल में। ओके, और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। देन क्या बता रहे हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज लेस एफिशिएंट मेथड, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ डाइजेशन।
तो देखो इंट्रासेलुलर में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर सेल के अंदर सब चीज़ें हो रही हैं, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हो पाता है डाइजेशन, ठीक है ना। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है ना, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व है, और आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये डाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, एक और ये डिफरेंस बता रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम लोग आ गए, प्लांट्स आ गए, कुछ एनिमल्स आ गए, ठीक है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो मैंने जब जब आपको पढ़ाया तब मैंने बताया है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, कोई लार्वल स्टेज वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट बेबी जो है वो रिलीज आउट किया जाएगा, उसको बर्थ दिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज। ओके, मतलब ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो मैच्योर होगा और उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा। ओके, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जो एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा है उसमें पहले क्या होगा, इमेच्योर लार्वल स्टेज होगा, ताकि वो क्या करे, अपना फूड वगैरह खुद ही ढूंढे, खुद ही प्रिपेयर करे और एडल्ट फॉर्म में चेंज हो। तो इस तरीके का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, है ना। देन अब डायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है। मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, मेटामॉर्फोसिस मतलब कि डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस ना होके उसके लार्वल स्टेज होते हैं, प्यूपल स्टेज होते हैं, इन सब स्टेजेस से चलते हुए तब एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इस रेस में मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि लार्वल स्टेज बनता है और फिर वो लार्वा जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होके एडल्ट में चेंज होता है। ओके, अब डिफरेंस आप एग्जांपल बता सकते हो कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो किस में होता है, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है आपके इनवर्टिब्रेट्स में और एम्फीबियंस में। तो देखो याद रखना कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो कॉर्डेटा में किस में हो रहा है, सिर्फ एम्फीबियंस में हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो सारे कॉर्डेट्स में हो रहा है, लाइक फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में, एक्सेप्ट एम्फीबियंस। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पेक्यूलर फीचर्स दैट यू फाइंड इन पैरासाइटिक प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस को हम और क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लैटीहेलमिन्थेस जो है उसमें क्या आता है, टेनिया आता है, फेस्यूला आता है। टेनिया को टेपवर्म भी कहा जाता है, फेस्यूला को लिवर फ्लिक भी कहा जाता है। ये क्या है, प्लैटीहेलमिन्थेस के एग्जांपल है। अब इनके फीचर्स क्या दिखते हैं, दे हैव डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एंड बियर हुक्स एंड सकर्स टू गेट अटैच्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। डॉर्सो वेंट्रली कह रहा है तो मैंने बताया है, डॉर्सो यानी डॉर्सल पोर्शन मतलब बैक पोर्शन, और वेंट्रल यानी सामने का पोर्शन, फ्रंट पोर्शन। तो ये जो प्लैटीहेलमिन्थेस फाइलम में आते हैं ना, ये क्या होते हैं, सामने से और पीछे से पूरी तरह से फ्लैट होते हैं। ओके, तो फ्लैट होते हैं, दैट्स वाई इनको फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। और इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, हुक प्रेजेंट होता है, सकर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, ठीक है, किसी के भी जो इनका होस्ट बॉडी है उसमें क्या हो जाए, चिपक जाए, क्योंकि ये क्या है, पैरासाइट्स है, तो इनको कुछ ना कुछ अटैचमेंट ऑर्गन तो चाहिए जिसके थ्रू ये किसी के बॉडी में क्या हो सके, अटैच हो सके। ओके, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ थिक टेग्यूमेंट विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द होस्ट। अब इनकी बॉडी में एक थिक टेग्यूमेंट होता है। टेग्यूमेंट मतलब क्या हो रहा है, टेग्यूमेंट जो है वो स्किन की बात कर रहा है, ओके, लेयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनमें एक थिक लेयर होता है जो कि क्या करता है, जो होस्ट है, जैसे अब हम ही लोग होस्ट बॉडी है ना, हम लोग में भी बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं। तो अब हम लोगों के अंदर जो पैरासाइट्स हैं, तो हम लोग की बॉडी में बहुत से एंजाइम्स हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि इनको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट इनका जो टेग्यूमेंट होता है वो थिक होता है, मोटा सा होता है, जिसकी वजह से वो जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो इन पे वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये जो थिक टेग्यूमेंट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, बैरियर की तरह काम कर रहा है। ओके, देन द tegument also helps in absorbing nutrients from the host body.
उसके अलावा जो होस्ट बॉडी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, इनका टेग्यूमेंट हेल्प करता है। ठीक है, तो कौन कौन से मेन डिफरेंसेस देखिए। सबसे पहले तो ये क्या होता है, फ्लैट फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि डोर्सोवेंट्रली इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है। ओके, और इनमें कुछ अटैचिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये होस्ट बॉडी में अटैच होता है हो जाए। तो वो अटैचिंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं। देन इनकी बॉडी जो होती है वो एक थिक टेग्यूमेंट से कवर्ड रहती है, ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है होस्ट बॉडी में, उससे क्या हो सके, ये बच सके। ठीक है, उसके अलावा ये जो टेग्यूमेंट्स होते हैं ये होस्ट बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं, ताकि ये अपने लाइफ कंडीशन में रह सके। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 7 इज what are the reasons you can think of the arthropod to constitute the largest group of animal kingdom? क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से रीजंस है जिसके थ्रू आर्थ्रोपोडा को एक लार्जेस्ट ग्रुप में रखा गया है एनिमल किंगडम में। तो सबसे पहली बात तो कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उसमें क्या आते हैं, उसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं। और आप सभी को पता है कि इंसेक्ट जो है अर्थ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, इंसेक्ट्स की है। तो यहाँ लिखा भी है द फाइलम आर्थ्रोपोडा कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ। ओके, अर्थ में जो एनिमल स्पीशीज है उसका 2 से लेकर 3 पार्ट क्या है, आपका आर्थ्रोपोडा है, मतलब इंसेक्ट्स है। ओके, दैट्स वाई आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि इनके लेग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जो कि मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, लैंड में इधर से उधर जाने में हेल्प करते हैं। इनका एंडोस्केलेटन हार्ड रहता है, जो कि किसका बना होता है काइटिन का बना होता है, जो कि इनकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कॉकरोच को देखा है ना आपने, कॉकरोच किस में आता है, इंसेक्ट में आता है। कॉकरोच के ऊपर का लेयर आपने देखा होगा, बहुत ही हार्ड लेयर होता है, जो कि किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ओके, उसके अलावा इनका जो हार्ड एंडोस्केलेटन है वो क्या करता है, इनके बॉडी से वाटर को कम से कम रिड्यूस करता है। ठीक है, कम से कम रिड्यूस करेगा तो ये इनके लिए अच्छा है ना, कि इनमें वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। ओके, और इसलिए ये टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी आराम से रह पाते हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड। Then the question number 8 is water vascular system is the characteristic of which group of following? तो वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था आपको इकाइनोडर्मेटा में। ओके, पॉरीफेरा का बता रहा है, तो पॉरीफेरा में तो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनके पूरे बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब उसके स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। टीनोफोरा जो है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है ना, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में, इनको एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने में, और भी चीज़ों में। अब कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में तो वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि कॉर्डेटा तो खुद ही हायर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है। ओके, तो क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इट कंसिस्ट ऑफ एन अरे ऑफ रेडिएटिंग चैनल्स, ट्यूब फीड एंड मेड्रियोपोराइट। द वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वही चीज़ें बता रहा है जो मैंने बता दी आपको, कि जो वाटर वस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले किसमें प्रेजेंट होता है, इकाइनोडर्मेटा में, और इसमें बहुत से रेडिएटिंग चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब फिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, और मेड्रियोपोराइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और रेस्पिरेशन। Then the next question is question number 9. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Justify the statement. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या है, कॉर्डेट्स हैं, बट सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों? देखो, सबसे पहले तो कॉर्डेटा का मैंने आपको क्या बताया था कि कॉर्डेटा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कॉर्डेटा के मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं आपके, सबसे पहले क्या है, नर्व कॉर्ड है ना, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है किसमें, कॉर्डेटा में। सेकेंड वन इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ओके, एंड थर्ड वन इज व्हाट, फेरेंजियल गिल स्लिट। मैं सिर्फ गिल स्लिट लिख रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट होता है किसमें, कॉर्डेट्स में। अब कॉर्डेटा में ये सब चीज़ें तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन
जो कुछ कॉर्डेट्स लाइक मैमल्स ही हैं, ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस मैमल्स में आते हैं, हम लोगों में ये सब चीज़ें नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट कब प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन वर्टिब्रेट स्टेज बोल रहा है, तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। कब? वो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड जो है वो किस में चेंज हो जाता है? एक बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम को ये सिग्निफाई कर रहा है। ओके, तो जैसे ही हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, मतलब उनमें क्या प्रेजेंट होगा? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं। वर्टिब्रल कॉलम तो एक मतलब पूरी तरह से मैच्योर फॉर्म है किसका? नोटोकॉर्ड का। ओके, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड हम लोगों में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। दैट्स वाई तो हमको कॉर्डेटा में रखा गया है, क्योंकि हम लोगों में नर्व कॉर्ड भी होता है, नोटोकॉर्ड भी होता है और फेरेंजियल गिल स्लिट भी होता है। लेकिन ये सब चीज़ें ह्यूमंस में कब होती है? जब वो अपने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, जब उसका डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है ना। और जैसे ही वो यंग वंस में चेंज होता है, तो वो सब चीज़ें, अब जैसे नर्व कॉर्ड है तो वो किस में चेंज हो जाता है? आपके नर्वस सिस्टम में। नोटोकॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम में, और फेरेंजियल गिल स्लिट जो होते हैं वो लंग्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई क्या कह रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स में वो कॉर्डेट्स है, बट जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई। ओके, आंसर भी रीड कर लेते हैं। The characteristic feature of phylum Chordata includes the presence of notochord paired pharyngeal gill slits. In subphylum Vertebrata, the notochord present in embryo get replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults. Thus, it can be said that all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates. तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जितने भी chordates हैं वो vertebrates हैं, बट जितने भी vertebrates हैं वो chordates नहीं हैं। सॉरी, जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स है, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें तो सारे कॉर्डेट्स के फीचर होते हैं, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट, लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई। हाउ इम्पॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पीसेस या पाइसेस? तो पाइसेस में कौन आते हैं? फिशेस आते हैं। तो फिशेस में एयर ब्लैडर जो प्रेजेंट होता है वो, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है? तो बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले तो ये जो एयर ब्लैडर होते हैं उसमें, उसको हम और क्या कहते हैं? गैस ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? फिशेस में प्रेजेंट होता है। और ये उनको बॉयंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि फिशेस कहाँ रहती है? वाटर में रहती है, एक्वाटिक एनिमल्स है, तो इनको अपनी बॉडी का लेवल को तो बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उनकी बॉडी को बैलेंस फॉर्म में करने में कौन हेल्प करता है? ये जो एयर ब्लैडर है ये हेल्प करते हैं। ओके, और ये जो बॉडी के बैलेंस को जो मेंटेनेंस है उसको और क्या कहा जाता है? उसको बायोंसी भी कहा जाता है, ठीक है। बायोंसी लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ये एक न्यू टर्म है तो आपको याद रखना होगा। तो इस कारण से फिशेस जो है वो वाटर करंट में इधर से उधर, उधर से इधर नहीं हो पाती, वो अपने एक पर्टिकुलर जगह पे स्टे कर जाती है। ओके, तो इस तरह से बेयोंसी जो है मेंटेन होता है किसके थ्रू? एयर ब्लैडर के थ्रू। ओके, तो आज की क्लास में मैं इतना ही क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे को क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।